नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज उम्मीद तो पूरे देश को थी कि हमारी टीम वर्ल्ड कप जीतेगी, लेकिन आखिरकार हम हारे और हमारे आपके सबके दिल भी टूटे। लेकिन खेल में हार जीत लगी रहती है, इसलिए खिलाड़ियों को क्या दोष दिया जाए। मुझे लगता है कि असली जो खेल था वो इस वर्ल्ड कप के पीछे था, और ये जो खेल था ये गुजरात लॉबी का खेल था। वो गुजरात लॉबी जिसने 2019 के बाद इस मुल्क के, इस देश के क्रिकेट पर कब्जा कर लिया। आईपीएल पे कब्जा, बोर्ड पे कब्जा, क्रिकेट पे कब्जा, बीसीसीआई पे कब्जा, वर्ल्ड कप पे कब्जा। अब दोस्तों, वर्ल्ड कप को लेकर प्लानिंग तो बहुत सी थी गुजरात लॉबी की, और ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जिसमें नरेंद्र मोदी ही चीफ गेस्ट थे और वही आज के हीरो थे। हीरो खिलाड़ी नहीं होते अगर वो जीतते, हीरो दरअसल नरेंद्र मोदी थे। और उसके बाद के जो प्रोजेक्शंस थे, इस वर्ल्ड कप की जीत के बाद जो गुजरात लॉबी जिस तरह से प्रोजेक्ट करने जा रही थी नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी स्टेडियम को, या पूरे बोर्ड में जिस तरह से जय शाह एक बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर प्रोजेक्ट किए जाते, जो अमित शाह के बेटे, उस पर तो मैं आऊँगा। और मैं आज आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, दरअसल ये सरदार पटेल स्टेडियम था। इस पर इसकी कहानी भी बताऊँगा, ये कैसे बना, इसका नाम क्यों रखा गया। मैं ये भी बताऊँगा कि 2019 में जब मोदी जी दोबारा सत्ता में आए, उसके कुछ महीने बाद जय शाह के हाथ में क्रिकेट क्यों दे दिया गया। क्यों सौरव गांगुली बौने रह गए प्रेसिडेंट होते हुए भी। आज रोजर बिन्नी जो इतने बड़े खिलाड़ी हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी क्यों नहीं चलती। चलती सिर्फ एक ही शख्स की है, जय शाह की। और आज के हीरो दरअसल जय शाह ही होते। ये अलग बात है कि अरमानों पर पानी फिर गया। और मैं एक और शख्स के बारे में आपको बताऊंगा, इन साहब के बारे में, ये जो आईपीएल के चेयरमैन, ये भी दरअसल इसी लॉबी के हिस्से हैं। आप यूं कह सकते हैं कि ये जो हजारों करोड़ की, ये जो वर्ल्ड की वन ऑफ द रिचेस्ट स्पोर्ट्स बॉडी है, ये किस तरह से इस लॉबी के हाथ में है, वो भी मैं बताने जा रहा हूं। लेकिन पहले बात करते हैं कपिल देव की। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की टीम पहुंचे, और ये वर्ल्ड कप हमारे मुल्क में हो रहा हो, गुजरात में हो रहा है, अहमदाबाद में हो रहा हो, उसका फाइनल, और हमारे वर्ल्ड कप के सुपर हीरो कपिल देव, इनको न्योता ना दिया जाए, इनको इनवाइट ना किया जाए। और इस स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जहां आज चीफ गेस्ट नरेंद्र मोदी जी थे, वहां पर हर भाजपा का छोटा बड़ा नेता आपको दिख रहा हो, वहां पर गोदी मीडिया का हर पत्रकार आपको दिख रहा हो, फोटो खिंचा रहा हो, तस्वीर खिंचा रहा हो, कुछ पिटे हुए बॉलीवुड के हीरो हीरोइन भी आपको दिख रहे हो। हालांकि शाहरुख खान को भी बुलाया था, और भी कई ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं लाइजनिंग और नेटवर्क से जुड़े हैं, उनसे वीवीआईपी बॉक्स भरा हो, और वहां कपिल देव नहीं हो, और कपिल देव को कहना पड़ जाए कि मुझे भूल गए थे लोग, मुझे इनवाइट नहीं किया था। अब मुझे लगता है कि सबसे पहले इन साहब के बारे में बात की जाए, जय शाह। अब जय शाह साहब जो हैं, ये अमित शाह के बेटे हैं, और क्रिकेट में आने से पहले ये कारोबार में थे। उस कारोबार में तमाम विवाद उठ गए थे, खबरें छप गई थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन 2019 के बाद जब दोबारा सत्ता में मोदी जी आए, तो फिर अमित शाह, ऐसा लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी से मिले और उन्होंने कहा कि भाई ये जो बेटा है, मैं इसको कारोबार बंद करा के मैं चाहता हूँ कि इसको क्रिकेट में ले आऊँ। एक लॉबी थी जो जय शाह को पुश कर रही थी, और इधर मोदी जी सत्ता में दोबारा आए, और उधर अक्टूबर 3-4 महीने बाद जय शाह को इस क्रिकेट बोर्ड का, बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया गया। दरअसल सेक्रेटरी तो नाम के थे, पूरा बोर्ड ही उनके हाथ में आ गया। और इसके पीछे जो कलाकारी थी वो इन साहब की थी, अनुराग ठाकुर, जिनको बाद में खेल मंत्री बना दिया गया। दरअसल अनुराग ठाकुर ही पहले क्रिकेट बोर्ड में थे। ये हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री धूमल साहब के बेटे हैं। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में पहले अनुराग ठाकुर थे, क्रिकेट की राजनीति करते थे राजीव शुक्ला के साथ मिलकर, और उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने बोर्ड पर ये काबिज हुए। और ऐसा लोग कहते हैं, मेरे पास इसका साक्ष्य नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं कि अनुराग ठाकुर ने ही अमित शाह को प्रपोजल दिया कि आप अपने बेटे को आगे करिए, बाकी काम मैं करता हूँ।
वोट बीसीसीआई में मैं दिलाऊंगा, आप बस सहमति दीजिए। और जैसे ही अमित शाह ने सहमति दी, इस देश का क्रिकेट बोर्ड, जी हां, वर्ल्ड की रिचेस्ट स्पोर्ट्स बॉडी में से एक, जिसकी पिछले साल की जो इनकम है, या इस साल की मैं इनकम बता रहा हूं 2022-2023 की, जिसकी सिर्फ आमदनी जो है 6,558 करोड़ है, वो के हाथ में दे दी इन साहब ने। अब दोस्तों, बहुत कम होता है दुनिया में कि किसी नेता के जीते जी उसके नाम का कोई स्टेडियम, उसके नाम का कोई कन्वेंशन सेंटर, उसके नाम का कोई शहर, उसके नाम की कोई बहुत बड़ी इमारत बना दी जाए, तामीर कर दी जाए। लेकिन अमित शाह ने ये रिकॉर्ड तोड़ा। अमित शाह ने मोदी जी के जीते जी, बल्कि आप यूं कहें कि जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे, तभी उन्होंने इस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा और कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। गिनीज बुक में इसका नाम है, और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, उसका नाम रखा जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अफसोस की बात यह है कि ये जो स्टेडियम था 1982 से लेकर 2021 तक, आप कह सकते हैं, इस स्टेडियम को सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। यानी आप कह सकते हैं कि जिस स्टेडियम को तोड़कर नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाया गया, वो जो असली स्टेडियम था वो उस सरदार पटेल के नाम पर था, जिस सरदार पटेल की सुबह शाम पूजा करते हैं मोदी जी और शाह साहब, जिनके नाम पर गुजरात में आज भी पटेलों के वोट लिए जाते हैं। सरदार पटेल के स्टेडियम को तोड़कर नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाया गया, और उसी स्टेडियम में आज वर्ल्ड कप का फाइनल रखा गया, और उसी स्टेडियम में, उस वर्ल्ड कप फाइनल में मोदी जी को बुलाया गया। ये अलग बात है कि असली जो इरादे थे, असली जो प्लान थे, इस वर्ल्ड कप की जीत अगर होती, उसके बाद मोदी जी को प्रोजेक्ट किया जाता, जय शाह को प्रोजेक्ट किया जाता, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन को प्रोजेक्ट किया जाता, वो जो प्लान था, बड़ा प्लान, उस पर पानी फिर गया। अब दोस्तों, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि नरेंद्र मोदी जो मैच देखते हैं उसमें हिंदुस्तान हार जाता है, इंडिया टीम हार जाती है उसमें। अब इस तरह की चीज़ें जो है ट्विटर पे ट्रेंड कर रही हैं, खासकर जब से भारत की हार हुई इस वर्ल्ड कप में, फेसबुक में ट्रेंड हो रहा है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है। मैं इन सब बातों में, बहुत ही सुपरस्टिशियस बातें हैं, इस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि जय शाह और अमित शाह ने मिलकर, ऐसा लोग कहते हैं, और अनुराग ठाकुर जो आप कह सकते हैं बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष थे और अब खेल मंत्री हैं, इन तीनों ने एक तरह से प्लान कर रखा था कि हम फाइनल हर हाल में हम अहमदाबाद में करेंगे, जो गुजरात है, गुजरात की कैपिटल है, गांधीनगर के बगल में करेंगे। हम फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में करेंगे, और हम फाइनल में नरेंद्र मोदी जी को ही चीफ गेस्ट बुलाएंगे, और सारी दुनिया देखेगी नरेंद्र मोदी जी चीफ गेस्ट एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये प्रोजेक्शन होगा मोदी जी का पूरी दुनिया भर में, क्योंकि एक बड़ा इवेंट था वर्ल्ड कप फाइनल, जिसको पूरी दुनिया भर कवर कर रही है। ये एक प्रोजेक्शन था। उसके बाद भी कई चीज़ें थी। अब ये एक अलग बात है कि हमारी टीम हारी, और आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सबके दिल भी टूटे, और ये पूरा प्लान भी आप कह सकते हैं जो था, एक बड़ा प्लान था, जिस तरह से मोदी जी को प्रोजेक्ट किया जाता, उस पर भी कहीं ना कहीं पानी फिर। लेकिन मैंने जो पहले आपसे एक बात कही थी कि ये साहब कौन है, तो इन साहब के बारे में भी जान लीजिए। इन साहब का नाम है अरुण धूमल। आप यूँ कह सकते हैं अरुण धूमल ठाकुर कह सकते हैं आप। ये साहब जो हैं वो अनुराग ठाकुर के भाई हैं, और अनुराग ठाकुर जब से बीसीसीआई से हट के खेल मंत्री हो गए, उन्होंने अपनी जगह अपने भाई को बना दी। अब इनका मैंने जिक्र क्यों किया, अरुण धूमल का? इसलिए जिक्र किया क्योंकि ये आईपीएल के चेयरमैन। जी हाँ, तो आईपीएल का चेयरमैन जो है वो खेल मंत्री के भाई हैं, सगे भाई हैं, और जो क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी हैं वो गृह मंत्री यानी अमित शाह जी के बेटे हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि गुजरात लॉबी या मोदी जी के इर्द गिर्द जो मोदी जी की किचन कैबिनेट है, या मोदी जी का जो परिवार है, क्रिकेट वही चला रहा है। वो चाहे आईपीएल हो, वो चाहे वर्ल्ड कप हो, वो चाहे लीग हो, वो चाहे एशियन क्रिकेट हो, वो चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो, हर बड़े शो के पीछे क्रिकेट के आपको यही लॉबी दिखेगी।
अब जय शाह क्या रणजी ट्रॉफी प्लेयर थे या जय शाह एक बहुत अच्छे क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर थे जगमोहन डालमिया की तरह या फिर किसी सिंघानिया की तरह, ऐसा नहीं है। या वो कोई डूंगरपुर थे क्रिकेट के, ऐसा भी नहीं है। दरअसल जय शाह इसलिए बने क्योंकि मोदी जी सत्ता में थे और अमित शाह इस देश के नंबर 2 ताकतवर आदमी थे और उनके पास एक अनुराग ठाकुर जैसा बीसीसीआई का एक फॉर्मर प्रेसिडेंट था। इस वजह से वोट उनके पास थे, जितने क्रिकेट एसोसिएशन है उसके वोट उनके पास थे, जो वोट अनुराग ठाकुर की मदद से मिले और जय शाह जो है सेक्रेटरी बन गए। लेकिन साहब यहाँ पर एक रिपोर्ट का मैं जिक्र करना चाहता हूँ और रिपोर्ट का जिक्र मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि जब बैटिंग स्कैंडल हुआ, सट्टेबाजी का स्कैंडल हुआ जिसमें ललित मोदी तमाम आरोप लगे कि क्रिकेट में सिर्फ और सिर्फ सट्टा चल रहा है, बैटिंग चल रहा है, मैच फिक्सिंग चल रही, तब सुप्रीम कोर्ट में एक कमेटी बनी थी, जस्टिस RM लोधा कमेटी। और ये जो लोधा कमेटी थी इसने 2015 में कहा कि भारत में जो क्रिकेट है इससे नेताओं को दूर किया जाए। ये जो नेता हैं यही इस क्रिकेट को बर्बाद करने की, इस क्रिकेट में सट्टा लाने के लिए, इस क्रिकेट में मैच फिक्सिंग लाने के लिए, इसको कारोबार बनाने के जिम्मेदार हैं। 2015 में ये रिपोर्ट है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, RM लोधा कमेटी रिपोर्ट। बहरहाल कमेटी की रिपोर्ट आज भी है, लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि क्रिकेट आज भी जिसके हाथ में सत्ता है उसी के हाथ में क्रिकेट है। अब दोस्तों क्रिकेट में काफ़ी करप्शन है और जब मैं आज तक में था मैंने कई स्टिंग ऑपरेशंस भी किए, इस करप्शन को मैंने खोलने की कोशिश भी करी। सिलेक्शन प्रोसेस में किसी खिलाड़ी को चांस मिलता है, किसी खिलाड़ी को चांस नहीं मिलता है। बहुत बड़ी प्रतिभा हमारे देश में जो कस्बों से आती है वो पीछे ही रह जाती है। जिसका अगर सोर्स नहीं है या कोई अच्छे स्टेट से नहीं खेल रहा है या अच्छी टीम से नहीं खेल रहा है, उसका हिंदुस्तान की टीम में पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है, बल्कि मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। उस पर फिर कभी बात करूंगा। आज मैंने सिर्फ ये बताया कि किस तरह से इस देश का, इस मुल्क का क्रिकेट जो रिलीजन कहा जाता है वो उसके हाथ में होता है जिसके हाथ में देश की लगाम होती है। और ये सिलसिला कहीं ना कहीं टूटना चाहिए। और अगर ये सिलसिला टूटेगा तो फिर धोनी हो या फिर कपिल देव हो या और हमारे बाकी खिलाड़ी हों, वर्ल्ड कप विनर्स हों, ये ज़रूर आपको VIP बॉक्स में देखेंगे। इनका ज़रूर सम्मान होगा वर्ल्ड कप के साथ। तो कपिल देव इस वजह से इग्नोर कर दिए गए क्योंकि कहीं ना कहीं क्रिकेट का राजनीतिकरण हो चुका है। तो ये आज का शो था। आपको कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।